मैं योगेश चंद्र शर्मा, सह आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, बीए पार्ट सेकेंड, आर्थिक एवं संसाधन भूगोल पेपर सेकेंड का मेरा ये टॉपिक है। इसमें हम कृषि प्रदेशों के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं और मैंने कृषि की विशेषताएं और विभिन्न प्रकार के कृषि प्रदेशों का जो गुण हैं और उनका जो वितरण है विश्व में, उसके संदर्भ में मैंने आपको बताया। और हम अभी तक 3 प्रकार के कृषि प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। आज हम इसके आगे अध्ययन कर रहे हैं। चौथा, सघन निर्वाहक कृषि। जो विभिन्न प्रकार कृषि के हैं विश्व में, उनकी विशेषताएं क्या हैं और वे उनका वितरण किस प्रकार का है, इस संदर्भ में हम थोड़ा विस्तार से इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमें पूरे विश्व के कृषि परिदृश्य को समझने का अवसर मिले और साथ ही कृषि की जो भिन्नताएं हैं उनके पीछे क्या भौगोलिक कारण हैं उनको भी समझने का अवसर मिलता है। साथ ही जनसंख्या की सघनता, जनसंख्या की विरलता, मानसून या जलवायु का प्रभाव और साथ ही लोगों की संस्कृति और रुचि, इन सब का प्रभाव कृषि कार्यों पर और उनसे संबंधित फसलों के चयन पर पड़ता है। इस कारण से हम कृषि प्रदेशों और उसके विशेषताएं और गुणों और उसके वितरण को हम विस्तार से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सघन निर्वाह कृषि, जिसको हम अंग्रेजी में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज कहते हैं, यह वास्तव में हमारे मानसूनी क्षेत्र से ही संबंधित है। विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, जहाँ पर मानसूनी जलवायु का प्रभाव है। ये इस मानचित्र के अंदर आप देख सकते हैं कि संपूर्ण भारत इसमें आया हुआ है। इसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया है, चीन पूरा इसके अंदर आया हुआ है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत अधिक जनसंख्या रखता है। विश्व की सघनतम जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। इस कारण से जनसंख्या का प्रभाव कृषि पर किस प्रकार से है, साथ ही मानसूनी जलवायु यहाँ पर कृषि को किस प्रकार से प्रभावित करती है। आइए हम इन दोनों के मध्य जो संबंध है उन संबंधों की समीक्षा करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य और वातावरण या मनुष्य और भौगोलिक वातावरण के मध्य जो समायोजन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से मौसम के साथ या जलवायु के साथ परिवर्तित होती है। तो सघन निर्वाह कृषि मानसून एशिया यानी चीन, जापान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, कंपूचिया और प्रशांत महासागरीय द्वीपों में प्रचलित है। ये इसका जो विवरण है, ये विवरण इस प्रकार का है कि संपूर्ण जो बड़े देश हैं उनको हम इसमें देख सकते हैं। इन प्रदेशों में सघन आबादी के कारण कृषि में सघनता की आवश्यकता है। यानी सघनता का अर्थ यह है कि कृषक को एक भूमि के छोटे टुकड़े पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि उसका परिवार बड़ा है, जनसंख्या का दबाव उस कृषि क्षेत्र पर बहुत अधिक है। इस कारण से अधिक उत्पादन की आवश्यकता लगातार महसूस होती है। और निर्वाह का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो फसली उत्पादन है वह स्थानीय लोगों में ही उसका कंजम्पशन हो जाता है, उसका उपभोग हो जाता है और व्यापारिक स्तर पर उसके लेन देन की प्रक्रिया के लिए बहुत ही कम शेष अनाज जो है वो बचता है या शेष फसलें बचती है। और इस प्रकार से ये सघन निर्वाह कृषि प्रदेश है। निर्वाह कृषि प्रदेश के 2 प्रकार हमें इसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये जो मैप आपको दिखाया जा रहा है, इसके अंदर आप देखिए कुछ तो एकदम काले शेड से बना रखा है और कुछ लाइन से शेडिंग कर रखा है। तो ये दोनों प्रकार के जो है स्वरूप है, जिसमें काला भाग है चावल प्रधान गहन कृषि और दूसरा जो छायांकित भाग है वो चावल रहित गहन कृषि है। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो जो चावल वाला भाग है ये अधिक जनसंख्या तो यहाँ पर निवास करती ही है, लेकिन यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा है। और इस प्रकार से वर्षा की मात्रा इस सघन निर्वाह कृषि प्रदेश को 2 भागों में बांटती है कि एक तो जहाँ पर वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यानी 150 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाह कृषि है। जबकि जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर या उससे कम होती है, जो शुष्क और अर्धशुष्क या समशीतोष्ण जलवायु रखते हैं, वहाँ पर
चावल का स्थान गेहूं ले लेती है। और इस प्रकार से चावल और गेहूं प्रधान ये दो क्षेत्र है जो इस सघन निर्वाहक कृषि प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसका इनके विभाजन का मुख्य आधार है वर्षा की मात्रा और जलवायु में थोड़ा सा परिवर्तन। यद्यपि ये पूरा क्षेत्र मानसूनी जलवायु में ही आता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मानसूनी जलवायु की जो प्रमुख विशेषता है वो ये कि वर्षा के पूरे वर्ष में वर्षा काल जो है वो 4 महीने का होता है और 8 महीने शुष्क रहता है। तो ये जो शुष्कता है ये 8 महीने रहती है और 4 महीने वर्षा काल है। तो वर्षा काल में जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है वहाँ पर पानी की उपलब्धता के कारण चावल की कृषि की जाती है। और जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर कठोर सर्दियाँ लेकिन भीषण गर्मियाँ होती है। इस कारण से वहाँ पर चावल के स्थान पर गेहूँ खाद्यान्न के रूप में उत्पादन लिया जाता है। और अधिक शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में चावल और गेहूं का स्थान फिर मक्का, बाजरा और जौ इस तरह से वो बदलता जाता है। तो मूल रूप से हम इसको अब आगे देखने का प्रयास करते हैं कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि यानी इंटेंसिव सब्सिस्टेंट टिलेज विद पैडी डोमिनेंस। पैडी डोमिनेंस का अर्थ ये है कि चावल प्रधान, और इसको हम बफेलो एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं क्योंकि खेतों में पानी भरा रहता है और मानव श्रम के द्वारा इस प्रकार के चावल का उत्पादन लिया जाता है। इसका वितरण देखिए। चावल प्रधान सघन निर्वाह कृषि मानसून प्रदेशों में सीमित है जहां चावल की एकल संस्कृति प्रचलित है, यानी खाद्यान्नों में सिर्फ चावल का ही उपयोग किया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र है चीन में क्वांगटुन, उत्तरी वियतनाम में टोकिंग डेल्टा, कंबोडिया में मेकांग नदी का निचला भाग यानी बाढ़ का मैदान, दक्षिणी वियतनाम में निचली इरावदी घाटी, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, उड़ीसा आंध्र के तटीय मैदान सम्मिलित है। ये सभी प्रदेश राइस बाउल्स यानी चावल का कटोरा कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त कोरिया, दक्षिणी चीन, ताइवान एवं दक्षिणी जापान में भी चावल एक महत्वपूर्ण फसल है। ये इस वितरण को देखने से आपको ये पता लगता है कि जो नदियां हैं उन नदियों की घाटियां जहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है, साथ ही नदियों के द्वारा बनाए हुए डेल्टा चावल के सघन उत्पादक क्षेत्र हैं। और इनकी विशेषताएं क्या है? जोतों का आकार बहुत छोटा होता है, जिसका कारण क्या है कि जनसंख्या बहुत अधिक है। पैतृक संपत्ति के रूप में कृषि भूमि का बंटवारा लगातार होता रहता है, इसके कारण से जोतों का आकार छोटा होता जाता है और छोटा होने के कारण वो आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी नहीं रह जाते। तो अधिकांश दक्षिणी और पूर्वी एशियाई देशों में जोतों का औसत आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है। जोत छोटे होने के साथ साथ विखंडित है यानी फ्रेगमेंटेड है, यानी एक जो खेत का टुकड़ा है एक यहाँ पर है, एक उससे काफ़ी दूर है। तो इस तरह से अलग अलग टुकड़ों में उत्तराधिकार के कानूनों के कारण ये विभाजन और विखंडन होता है। चीन में 1949 के पश्चात साम्यवादी शासन ने खेतों के बड़े सहकारी फार्मों को पुनर्गठित किया जिन्हें कम्यून कहा जाता है। चीन में जो साम्यवादी सरकार थी उसने भूमि सुधार के अंतर्गत सभी भूमि जो कृषक भूमि थी उसको एक साथ कर लिया और उसे बड़े बड़े सहकारी खेतों में उसको विभाजित किया और ये उनके शासन पद्धति का एक हिस्सा रहा। दूसरा है खेती बहुत सघन होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है और इस कारण से जनसंख्या का दबाव कृषि भूमि पर ज़्यादा है, तो नेचुरली खेती सघन ही होगी। क्योंकि सघन का अभिप्राय ये सघन यानी छोटे से भूभाग में अधिक मानव श्रम, अधिक पूंजी लगाकर अधिकतम उत्पादन लेने का कार्य किया जाता है। कृषि योग्य भूमि का 1-1 इंच उपयोग किया जाता है। इन देशों में कृषि घनत्व इतना ऊंचा है कि लोगों को जीने के लिए छोटे खेतों में सघन उत्पादन आवश्यक हो जाता है। कृषि योग्य भूमि पर पशुचारण नहीं किया जाता, न ही पशुओं को अन्न खिलाया जाता है। जैसा कि हम विकसित देशों में देखते हैं जहाँ पर अन्न का उत्पादन इस दृष्टि से भी किया जाता है कि वे पशुपालन करते हैं और फिर मांस के रूप में या अन्य कार्यों के लिए उन पशुओं का उपयोग करते हैं। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया का जो ये सघन चावल उत्पादक क्षेत्र है इसमें पशुओं का स्वरूप या पशुओं का जिसको कहना चाहिए पशुओं की भूमिका कम है। एशिया में प्रत्येक जोत से वर्ष में कम से कम 2 फसलें अवश्य प्राप्त की जाती है। इसे 2 फसली क्षेत्र खेती कहा जाता है, एक तो रबी की फसल और एक खरीफ की फसल। कृषि की परंपरागत विधियां तथा मानव श्रम की प्रधानता सघन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषता है। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, मानव घनत्व की अधिकता के कारण यहाँ पे मानव श्रम उपलब्ध है और इस कारण से अधिक मानव श्रम का उपयोग होता है।
और जो कार्य करने के तरीके हैं, तकनीक है, वे भी पुरानी है। अब इसमें सुधार हो रहा है और जापान, कोरिया, थाईलैंड और चीन में अब व्यापक रूप से मशीन का उपयोग होने लगा है। भारत में भी इस प्रकार के मशीनों का अधिकतम उपयोग अब हो रहा है। धान उगाने की अनेक प्रक्रियाएं यहाँ पर है। धान से अभिप्राय चावल, तो बैलों द्वारा हल जोतकर खेत तैयार करते हैं। जोते गए खेतों में पानी भर जाता है और उसके बाद उसमें धान की बुआई छिड़क के और रुपाई विधि द्वारा की जाती है। तो पहले इन्हें नर्सरी में पौध तैयार की जाती है, उसके बाद उन पौधों को खेतों के अंदर हाथों से श्रमिकों के द्वारा बोया जाता है। वर्ष में 2 या 3 फसलें प्राप्त करने से मिट्टी के पोषक तत्व कम हो जाते हैं, इसलिए भारी मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग भी करना पड़ता है। फॉस्फेट, नाइट्रेट, पोटाश आदि रासायनिक उर्वरक भूमि की उत्पादकता में पुनः वृद्धि करने के लिए आवश्यक रूप से डाले जाते हैं। चावल के साथ गेहूँ व अन्य फसलों की हेरफेर भी की जाती है। जहाँ पर थोड़ा ऊंचा क्षेत्र है, जहाँ पर पानी की थोड़ी सी कमी रहती है या शुष्कता है, वहाँ पर गेहूँ भी चावल का स्थान ले लेता है। इस कृषि में पशुपालन महत्वहीन है, किंतु चीन तथा जापान में मुर्गी पालन या सूअर पालन प्रचलित है और धान के खेत तथा तालाबों में मछली पालन भी किया जाता है। जो बाढ़ का पानी भर जाता है खेतों में, वहाँ पर कुछ गड्ढे, पोखर बनाए जाते हैं जिनमें मछली का पालन किया जाता है। इसका जो दूसरा स्वरूप है, पांचवा, चावल रहित सघन निर्वाह कृषि। अभी हमने चावल सहित सघन निर्वाह कृषि देखी थी, अब चावल रहित सघन निर्वाह कृषि है। यहाँ पर ये जो नोमेनक्लेचर है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस टिलेज विदाउट पैडी डोमिनेंस, तो चावल सहित और चावल रहित ऐसे शब्दावली का प्रयोग इसलिए किया गया कि जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर यद्यपि गेहूँ एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है, फिर भी कुछ स्थानों पर जहाँ पर थोड़ी सी भी अनुकूलता है वहाँ पर चावल भी उत्पादन किया जाता है। चावल प्रधान कृषि के प्रदेशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन वर्षा तथा कठोर शीत ऋतु होती है। छोटा फसल वृद्धि काल होता है और अन्य प्रतिकूल भौतिक दशाएं चावल की सघन खेती को हतोत्साहित करती है। यानी सघन खेती नहीं होती, लेकिन फिर भी जहाँ पर जल की उपलब्धता वहाँ पर चावल की कृषि होती है। इन क्षेत्रों में कृषक शुष्कता सहने वाले खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत एवं उत्तरी पूर्वी चीन में गेहूँ तथा अन्य फसलें उगाई जाती हैं। प्रदेश की अधिकांश विशेषताएं चावल प्रधान सघन कृषि जैसी है, क्योंकि भूमि का सघन उपयोग किया जाता है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व लगभग 500-600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक है। ऐसी स्थिति में मानव श्रम और हाथ से काम करने वाले उपकरणों का प्रयोग अधिक होता है। खादों और उर्वरकों का भी प्रयोग बहुत होता है। वर्षा की कमी में सिंचाई द्वारा इसकी पूर्ति जहाँ पर संभव है वहाँ पर 2 फसलें ली जाती है। जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ पर 1 फसली जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया, उत्तरी जापान, उत्तरी पश्चिमी भारत आदि के अधिकांश भागों में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें गेहूँ, सोयाबीन, जौ, काओलियांग आदि प्रमुख हैं। भारतीय प्रायद्वीप एवं सिंधु बेसिन में ज्वार बाजरा मुख्य फसलें हैं। जैसे जैसे प्रायद्वीपीय भाग में आते हैं, मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय भाग में, और इधर पाकिस्तान का जो सिंध बेसिन है या भारत का जो थार मरुस्थल है उससे लगा हुआ जो क्षेत्र है, यहाँ पर शुष्कता की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए ज्वार बाजरा जो है वो मुख्य फसलें हो जाती है। और म्यांमार, थाईलैंड और कोरात पठार तथा इंडो चीन के आंतरिक शुष्क भागों में ज्वार बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, गन्ना, तिलहन आदि उगाए जाते हैं। मृदु जलवायु के क्षेत्रों में जहाँ पर थोड़ी हार्श कंडीशंस नहीं है, जहाँ पर मृदु जलवायु है, वहाँ पर फसलों की हेरफेर द्वारा 1 से अधिक फसलें प्राप्त की जाती है। ठंडी जलवायु में गेहूँ या अन्य फसलें ली जाती हैं। इस कृषि प्रदेश में पशुपालन चावल प्रधान सघन कृषि प्रदेश जैसा ही है। अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्व सामान्य है या गौण है। सघन आबादी होने के कारण भोजन उत्पादन को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी खाद्यान्नों का उत्पादन जो है यहाँ की प्रमुखता है। और भार ढोने वाले मवेशियों को पाला जाता है। भारी कामों के लिए बैल और भैंस का प्रयोग किया जाता है। सूअर, मुर्गी तथा बकरियाँ भी पाली जाती है, किंतु मोटे तौर पर दूध वाले मवेशी का अधिक महत्व नहीं है। लेकिन भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो भारत में ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें जो चावल रहित प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर अब डेयरी उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ है। और उन क्षेत्रों में जहाँ पर कृषि से उत्पादन कम होता है वहाँ पर पशुपालन एक बड़ा व्यवसाय बन गया है।
इस प्रदेश में अकाल और बाढ़ों के कारण प्राय फसलें नष्ट हो जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये दोनों प्रदेश, जो चौथा हमने देखा चावल प्रधान और पांचवा चावल रहित सघन जीवन निर्वाह प्रदेश है, इनमें चूँकि मानसूनी जलवायु और मानसूनी जलवायु की जो विशेषता थी कि मैंने इससे पूर्व बताया आपको कि 4 महीने वर्षा काल है और 8 महीने शुष्कता है। अब वर्षा काल 4 महीने होने के बावजूद भी वर्षा की मात्रा, वर्षा की घटनाओं की जो अनिश्चितता है, उसके कारण से ये पूरी कृषि, जो मानसूनी जलवायु क्षेत्र है, इसकी कृषि अनिश्चितता में रहती है। कभी अकाल पड़ जाता है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती है, कभी सूखे से फसलें नष्ट हो जाती है। इस प्रकार बाढ़ और अकाल के कारण जो है फसलें नष्ट हो जाती है और एक अनिश्चितता बनी रहती है। इस कारण से यह स्वरूप जो है जीवन निर्वाह से ज़्यादा ऊपर नहीं उठता। यानी यद्यपि यहाँ पर कुछ व्यापारिक फसलें और व्यापारिक कार्य भी होता है, लेकिन अनिश्चितता इतनी ज़्यादा है कि खाद्यान्न फसलों को सबसे प्रमुखता दी जाती है। इसके बाद हम छठे प्रदेश पर आते हैं, निर्वाहक शस्य एवं पशुपालन। ये अलग प्रकार का, जिसमें जो कृषि कार्य किया जाता है वह निर्वाहक प्रकार का है, लेकिन पशुपालन का भी उतना ही महत्व है जितना कृषि का है। इस प्रकार की कृषि में कृषक अपने उपभोग के लिए फसल उगाते तथा पशु पालते हैं। उन्हें प्राय नकद आय प्राप्त नहीं होती, अतः वे कृषि की आधुनिक मशीनरी तथा उत्तम नस्ल वाले पशु खरीदने में असमर्थ होते हैं। परिणामतः कृषि एवं पशुपालन से कम आर्थिक लाभ होता है। ये इसी कारण से इसे हम जीवन निर्वाहक फसल और पशुपालन कृषि कहते हैं। ये एक प्रकार का मिश्रित कृषि प्रकार है, जहाँ पर फसल उत्पादन और पशुपालन समान महत्व रखते हैं, लेकिन इनका स्वरूप जो है वो निर्वाहक प्रकार का है। व्यापारिक स्वरूप इसका अभी विकसित नहीं हुआ है। इसका वितरण देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व यूरोप, रूस, मध्य पूर्व तथा मैक्सिको के विशाल क्षेत्रों पर निर्वाहक फसलें तथा पशुपालन प्रचलित थे। इस वितरण को आप देखिए ध्यान से, तो पूर्वी यूरोप से अभिप्राय यूरोप का वह पूर्वी भाग जो रूस का भाग था और उनके अभी देश जो स्वतंत्र हो गए वो, और मध्य पूर्व से अभिप्राय जो है जो मध्य पूर्व एशिया है ये, और मैक्सिको जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के यूएसए के दक्षिण में मैक्सिको क्षेत्र है, देश है। इनमें निर्वाहक फसलें और पशुपालन प्रचलित है। युद्ध के बाद रूस और यूरोप के समाजवादी देशों में खेतों का पुनर्गठन करके उन्हें बड़े सहकारी खेतों में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार की कृषि दक्षिणी मैक्सिको, टर्की, ईरान, इराक आदि में प्रचलित है, किंतु अब यह तेज़ी से वाणिज्यिक रूप ले रही है। जैसे जैसे तकनीकी विकास हो रहा है और इन देशों के अर्थव्यवस्था में भी कृषि का स्वरूप बदल रहा है, तो ये धीरे धीरे व्यापारिक स्वरूप ग्रहण करती जा रही है। इस कृषि की जो विशेषता है उसके अंदर निर्वाहक फसलों को उगाने तथा घटिया नस्लों के पशु पालने में पुरानी विधियों का प्रयोग किया जाता है। खेती में हाथ का श्रम तथा पशु शक्ति का ही अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। बीज तथा पशु घटिया नस्ल के होते हैं, चूँकि निर्धनता है, इस कारण से बहुत अधिक उन्नत स्वरूप कृषि का देखने को नहीं मिलता। खेतीहर भूमि पर सघन श्रम किया जाता है और चारण भूमि का प्रबंध भी उत्तम प्रकार का नहीं है। कृषि निर्वाहक प्रकार की होती है। अधिकांश फार्म उत्पादन स्थानीय रूप से उसका उपभोग हो जाता है। कुछ नकदी फसलें स्थानीय बाजारों या नगरों में बेच दी जाती है। पूंजी उत्पादन बहुत कम होता है। विविध कार्यों के लिए पूंजी की उपलब्धता कम रहती है। निर्धन कृषक अतिरिक्त उत्पादन नहीं कर पाते जिसे वे बाजार में बेचकर नकद प्राप्त कर सकें। गेहूं तथा जौ प्रमुख खाद्यान्न है। इसके अलावा राई, मक्का तथा आलू मुख्य आहार के रूप में उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर बैलगाड़ियाँ या ट्रैक्टर का उपयोग परिवहन के साधनों के रूप में प्रचलित है। नए नगर केंद्रों के निकट व्यापारिक उद्यान व डेयरी फार्म विकसित हो गए हैं। कृषि की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित संरचनाएं निम्न स्तर के तथा अल्प संख्या में होते हैं। तो आज हमने ये देखा कि सघन चावल उत्पादक क्षेत्र और सघन चावल रहित उत्पादक क्षेत्र, और उसके साथ ही पशुपालन और कृषि या पशुपालन और फसली भूमि। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो ये क्षेत्र है, कृषि प्रदेश हैं, इनमें विशेषताएं कौन सी है, कैसे उस पर जनसंख्या का प्रभाव है, कैसे वहाँ के भौगोलिक वातावरण का प्रभाव है, साथ ही वहाँ का जो स्थलीय भाग है उसका जो स्वरूप है, उसके जो गुण और विशेषताएं, तदनुसार उसमें फसलों में हेर फेर देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, और कृषि के प्रकारों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसका अगला भाग हम अगले व्याख्यान के अंदर समझेंगे। धन्यवाद।